हेलो फ्रेंड्स, बीएड सेकेंड ईयर में आपका सेकेंड पेपर है करिकुलम डेवलपमेंट एंड असेसमेंट, पाठ्यचर्या का विकास और उसका मूल्यांकन, जिसमें आज हम शुरुआत कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट की बेसिक्स ऑफ करिकुलम। करिकुलम यानी कि पाठ्यचर्या के मूल तत्व क्या क्या हैं। सेकेंड पेपर पर जितने भी वीडियो बनेंगी उन सब की आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यूनिट फर्स्ट, इसमें आपकी 5 हेडिंग्स हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट, नेचर एंड मीनिंग ऑफ करिकुलम, इसके अलावा कोर एंड हिडन करिकुलम। फर्स्ट चैप्टर का अगर आप इसका पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखिए, पहली यूनिट है हमारी बेसिक्स ऑफ करिकुलम, जो पाठ्यचर्या है, पाठ्यक्रम है, उसके मूल तत्व क्या क्या हैं। अब सबसे पहले इसमें आपका लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन कैसे आ जाता है कि पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं, इसकी अर्थ, परिभाषा और प्रकृति के बारे में लिखिए। तब आपको कैसे लिखना है, हर हेडिंग आपको लॉन्ग आंसर टाइप के पर्सपेक्टिव से ही मिलेगी। तो सबसे पहले तो सिंपली हम बात करते हैं पाठ्यक्रम की, ठीक है। तो इसमें हम क्या कहते हैं कि शिक्षा एक व्यापक एवं गतिशील प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर गति से चलती रहती है। जब हम शिक्षा को व्यापक अर्थ में बात करते हैं तब क्या कहते हैं कि शिक्षा जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर गति से चलती रहती है। लेकिन जब हम सामान्यता कहते हैं तो सामान्यता शिक्षा से हमारा अभिप्राय होता है कि विद्यालय में औपचारिक शिक्षा से होता है। शिक्षा के 3 स्वरूप होते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। तो जो विद्यालय में चलती है वो तो औपचारिक होती है, जो हम कहीं पर भी ले लें वो क्या होती है, अनौपचारिक। मतलब क्या है, हम अपने जीवन की हर एक परिस्थिति से, हर एक प्रॉब्लम से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, तो वो हमारा आता है अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत। इसके अलावा औपचारिक और अनौपचारिक के बीच की शिक्षा को हम कहते हैं निरौपचारिक शिक्षा। शिक्षा प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए 3 प्रमुख घटक होते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। ये पेपर जो है आपका थ्योरेटिकल है, तो इसमें आपको मोस्टली ये समझना है कि केवल और केवल आपको कैसे लिखना है और पॉइंट्स को केवल पकड़ना है। पाठ्यक्रम शिक्षक तथा शिक्षार्थी के मध्य सेतु का कार्य करता है। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, जिसमें 3 ध्रुव होते हैं। तो पाठ्यक्रम क्या है, शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य एक ब्रिज का कार्य करता है और पाठ्यक्रम के माध्यम से ही शिक्षक अपने विचारों को शिक्षार्थी तक पहुंचा पाता है। अब हम बात करते हैं पाठ्यक्रम का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो पाठ्यक्रम को हम अंग्रेजी में कहते हैं कैरिकुलम, अंग्रेजी भाषा कैरिकुलम का हिंदी रूपांतरण है। यही पॉइंट है, इन्हीं को आप पॉइंट को केवल याद रखें। थ्योरेटिकल तो आपको केवल ये समझना है कि हमें कैसे लिखना है, ठीक है। और कैरिकुलम लैटिन भाषा के क्यूरेर या क्यूरेरे, कहीं पर आपको क्यूरेर लिखा मिलेगा, कहीं पर क्यूरेरे शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान, ठीक है। तो दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम एक ऐसी दौड़ का मैदान है जिस पर दौड़कर विद्यार्थी अपने शैक्षिक लक्ष्यों की पूर्ति करता है। शिक्षा, विद्यार्थी जो है दौड़ता रहता है पाठ्यक्रम रूपी मार्ग पर, तब वो अपने शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति कर पाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि शिक्षा एक दौड़ है जो पाठ्यक्रम रूपी मार्ग पर दौड़ी जाती है और जिसके द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास होता है। पाठ्यक्रम को हम प्रायः 2 भागों में बांटते हैं, पाठ्यक्रम का संकुचित रूप और पाठ्यक्रम का व्यापक रूप। आपको कन्फ्यूजन होगा कि पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या क्या है, ठीक है। तो वो आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। पाठ्यक्रम का संकुचित रूप, संकुचित रूप में हम पाठ्यक्रम के किसकी बात करते हैं कि जो हमें विद्यालय में पढ़ाया जाता है, ठीक है, जो हमारा सिलेबस होता है जनरली, सामान्यता, ठीक है। तो संकुचित अर्थ में पाठ्यक्रम का अर्थ केवल और केवल पुस्तकीय विषय वस्तु से होता है जो हमारे शैक्षिक लक्ष्यों को ध्यान में रखकर प्रदान की जाती हैं, ठीक है। जब हम बात करते हैं पाठ्यक्रम के व्यापक अर्थ को, जो पाठ्यक्रम का व्यापक स्वरूप है उसको हम पाठ्यचर्या भी कहते हैं। कहीं कहीं पर आपको पाठ्यचर्या भी लिखे मिलेगा। तो पाठ्यचर्या का मतलब यही होता है कि पाठ्यक्रम का व्यापक स्वरूप। लेकिन सामान्यतः पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या ये दोनों यूज किए जाते हैं। तो व्यापक अर्थ में हम क्या कहते हैं कि पाठ्यक्रम, व्यापक अर्थ में पाठ्यक्रम शैक्षिक विषय वस्तु और समस्त पाठ्य सहगामी क्रियाएं शामिल होती हैं। जो भी बालक विद्यालय में रहकर क्रियाएं करता है वो सभी पाठ्यक्रम के अंतर्गत, पाठ्यचर्या के अंतर्गत आती हैं, पाठ्यक्रम के व्यापक रूप के अंतर्गत आती हैं, जो कि हम विद्यालय में करते हैं। किसी बालक के सर्वांगीण विकास में पाठ्यक्रम का व्यापक
रूप ही उत्तरदायी है और बालक का सर्वांगीण विकास भी इसी के द्वारा होता है। नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, पाठ्य सहगामी क्रियाएं आदि सभी पाठ्यक्रम के व्यापक अर्थ में से जुड़ी होती हैं। मतलब आपको किस तरह से टीचर्स के साथ बिहेव करना है ये कहीं पाठ्यक्रम में लिखा नहीं होता है, ठीक है। तो जो भी हमारी पढ़ने के अलावा जो भी विद्यालय क्रिया करता है, विद्यालय में बच्चा क्रिया करता है, ठीक है, खेल संबंधी क्रियाएं हो गई, वो सभी आएंगी पाठ्यचर्या के अंतर्गत, पाठ्यक्रम के व्यापक स्वरूप के अंतर्गत। अब इसके बाद क्या करते हैं, पाठ्यक्रम की परिभाषाओं की। कोई भी आप जब आंसर इफेक्टिव रूप से अगर लिख रहे हैं तो आपको ऑन एवरेज 2 या 3 परिभाषाएं याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने पाठ्यक्रम की 5 परिभाषाएं ली हैं, जिसमें 2 हैं पाठ्यक्रम की प्राचीन भाषाएं, ठीक है, पाठ्यक्रम की प्राचीन परिभाषाएं। प्राचीन का मतलब क्या है, जो पाठ्यक्रम के संकुचित रूप को बताती हैं। और 3 हैं आधुनिक परिभाषाएं। आधुनिक का मतलब यह है कि जो पाठ्यक्रम के व्यापक स्वरूप को बताती हैं, ठीक है। तो कनिंगम ने क्या कहा है कि पाठ्यक्रम कलाकार यानी कि शिक्षक के हाथ में एक ऐसा साधन है, एक ऐसा हथियार है, जिससे वह अपनी सामग्री को अपने आदर्श यानी कि अपने उद्देश्य के अनुसार अपनी चित्रशाला मतलब विद्यालय में ढाल सके। तो पाठ्यक्रम कलाकार शिक्षक, ठीक है, कलाकार के हाथ में एक साधन है जिससे वह अपनी सामग्री को अपने आदर्श के अनुसार अपनी चित्रशाला यानी कि विद्यालय में ढाल सके। ये कहा है कनिंगम ने। सबसे ज़्यादा कनिंगम की परिभाषा इंपॉर्टेंट है। दूसरी है मुनरो ने क्या कहा है, पाठ्यक्रम में वे समस्त अनुभव निहित होते हैं जिनको विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो डेफिनेटली पाठ्यक्रम में अनुभव तो शामिल होते हैं। कोई पाठ्यक्रम बनाता है तो वो बहुत ही अनुभवी व्यक्ति ही बनाता है। अगली परिभाषा है क्रो एंड क्रो, ठीक है। ये जो है आपकी पाठ्यक्रम के व्यापक रूप को निर्देशित करने वाली परिभाषाएं हैं, पाठ्यक्रम की आधुनिक परिभाषाएं हैं। तो क्रो ने कहा है कि पाठ्यक्रम उन समस्त अनुभवों से संबंधित होता है जो उसे विद्यालय में और उससे बाहर प्राप्त होते हैं। मतलब क्या है, सभी पाठ्य सहगामी क्रियाएं आ गई जो उसके सामाजिक, मानसिक, आध्यात्मिक तथा नैतिक विकास में सहायक होती हैं। अगली है बेंट एवं क्रोनेवर। तो इन्होंने क्या कहा है कि पाठ्यचर्या विषय वस्तु का सुव्यवस्थित रूप है जो छात्रों को आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तैयार किया जाता है। और लास्ट है माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने पाठ्यक्रम की परिभाषा क्या दी है, विद्यालय का संपूर्ण जीवन पाठ्यक्रम है। बच्चा जो भी विद्यालय में क्रिया करता है वो सब उसके पाठ्यक्रम की व्यापक अर्थ के अंतर्गत आती है, पाठ्यचर्या के अंतर्गत आती है। तो विद्यालय का संपूर्ण जीवन पाठ्यक्रम है जो छात्रों के जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित करता है और उसके संतुलित व्यक्तित्व के विकास में सहायता देता है। अब नेक्स्ट जो है पाठ्यचर्या की प्रगति। अब जो अभी हमारी फर्स्ट हेडिंग ही चल रही है, मतलब दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन के अनुसार चल रही है कि आपको दीर्घ उत्तरीय में आ जाता है तब आपको कैसे लिखना है दीर्घ से, ठीक है। लॉन्ग आंसर टाइप से आप शॉर्ट आंसर टाइप की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अगर हम शॉर्ट लिखेंगे तब आपको उसको लॉन्ग में नहीं लिख पाएंगे। नेचर ऑफ कैरिकुलम। तो पाठ्यचर्या की प्रकृति। सामान्यतः शिक्षा से हमारा अभिप्राय क्या होता है, विद्यालय के अंदर दी जाने वाली शिक्षा। आप किसी शिक्षा की बात करेंगे तो वो केवल यही जानेगा कि शिक्षा तो विद्यालय में दी जाती है, मतलब औपचारिक शिक्षा। परंतु जब हम शिक्षा के व्यापक अर्थ में बात करते हैं, ठीक है, व्यापक अर्थ को कहते हैं कि व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत निरंतर गति से चलने वाली प्रक्रिया है। आप यहाँ से ये देखो कि कोई भी हम टॉपिक लिख रहे हैं तो हमें उसकी भूमिका कैसे बनानी होती है, ठीक है। तो इसी तरह पाठ्यक्रम के संकुचित अर्थ में शिक्षा की तरह ही केवल विषय वस्तु ही समाहित होती है, परंतु व्यापक अर्थ में हम क्या कहते हैं कि पाठ्यक्रम में वे सभी क्रियाएं शामिल होती हैं जो बालक विद्यालय में रहकर करता है। पाठ्यचर्या की प्रकृति जो शिक्षा है, शिक्षा की भांति पाठ्यचर्या की भी प्रकृति, पाठ्यचर्या का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है जिसको हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझते हैं। अब आपकी इस टाइप की कुछ आपको हेडिंग्स बनानी है। शॉर्ट में पाठ्यचर्या की प्रकृति आ गया 4 नंबर में, तब आपको इतने लिखना है, ठीक है। सपोज जब आपका लॉन्ग आंसर टाइप में आ गया कि पाठ्यचर्या की प्रकृति बताइए, तब आपको क्या करना है, इन हेडिंग्स को एक्सप्लेन करना है।
तो पाठ्यचर्या की प्रकृति गत्यात्मक होती है, वैज्ञानिक होती है, व्यापक होती है, लचीली होती है, परिवर्तनशील होती है। एक एक हेडिंग को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये पाठ्यचर्या की प्रकृति गत्यात्मक होती है। गत्यात्मक का मतलब क्या है? गतिशील होती है। तो पाठ्यचर्या समय के अनुसार बदलती रहती है, गतिशील होती है। मतलब क्या है? प्राचीन समय में जो हमारी शैक्षिक व्यवस्था थी, जो हमारा पाठ्यक्रम था, वो आध्यात्मिकता पर जोर दिया जाता था, तो हमारा पाठ्यक्रम आध्यात्मिक होता था। लेकिन जैसे जैसे हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़े, ठीक है, आधुनिकरण की तरफ बढ़े, तो हमारे विषयों में तकनीकी विषय जो है शामिल किए गए। तो इसी तरह जो हमारी संस्कृति वो बदलती रहती है, यानी कि पाठ्यक्रम जो है एक गतिशील प्रक्रिया रखता है, गतिशील होता है। कैसे लिखना है कि किसी भी देश की संस्कृति सभ्यता समय काल के अनुसार बदलती रहती है, जिससे क्या होता है, वहाँ की शिक्षा भी बदलती रहती है, क्योंकि शिक्षा जो है संस्कृति को बनाए रखती है। चूंकि शिक्षा पाठ्यक्रम पर निर्भर करती है, अतः शिक्षा के बदलने पर पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन होना स्वाभाविक है। तो पाठ्यक्रम जो है गत्यात्मक प्रकृति का होता है, गतिशील प्रकृति का होता है, इन डायनेमिक नेचर, ठीक है। करिकुलम इज डायनेमिक नेचर। दूसरा है पाठ्यक्रम की प्रकृति वैज्ञानिक होती है। तो वैज्ञानिकता से मतलब क्या होता है? जो चीज़ नियमों पर खरी उतरे, ठीक है, सुव्यवस्थित हो, सुसंगठित हो। हमारा वैज्ञानिकता से तो यही तात्पर्य होता है। तो वैज्ञानिकता से हमारा तात्पर्य है किसी बात का सुव्यवस्थित, सुसंगठित, सुनियोजित प्रकृति से होता है। और पाठ्यक्रम का निर्माण भी ज्ञानी लोगों के द्वारा बहुत ही सावधानी पूर्वक किया जाता है, जिससे क्या होता है, पाठ्य वस्तु भी सुव्यवस्थित होती है, ठीक है। उसमें कोई भी नियम है तो वो ऐसा नहीं है कि जनरली रख दिया गया, बहुत ही अनुभवी लोगों ने रखा है। तो सावधानी पूर्वक किया जाता है, जिससे पाठ्य वस्तु सुव्यवस्थित होती है। अतः हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम वैज्ञानिक प्रकृति की होती है, ठीक है, वैज्ञानिकता पर निर्भर करती है। इसी तरह पाठ्यक्रम की प्रकृति व्यापक होती है। तो वही हम बात करेंगे कि शिक्षा की भांति पाठ्यक्रम भी व्यापक प्रकृति रखता है। लिखना आपको कैसे है, ये आपको केवल समझना है कि हम जानते हैं शिक्षा जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर गति से चलने वाली प्रक्रिया है, और प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में होने वाली हर एक घटना से कुछ ना कुछ सीखता रहता है। शिक्षा की भांति पाठ्यक्रम के क्षेत्र को भी सीमाओं में नहीं बांध सकते, और बालक द्वारा विद्यालय में रहते हुए की गई समस्त पाठ्य सहगामी क्रियाएं पाठ्यक्रम में समाहित हो जाती हैं। इसी तरह पाठ्यक्रम का जो क्षेत्र है बहुत ही व्यापक हो जाता है, क्योंकि जो विद्यालय में रहकर बालक बहुत सारी क्रियाएं करेगा, ठीक है, बहुत ही व्यापक प्रक्रिया होगी ये। नेक्स्ट जो अगली हेडिंग है, पाठ्यचर्या की प्रकृति के अंतर्गत कि पाठ्यक्रम प्रकृति लचीली होती है। अब आप देखेंगे कि कहीं पर हम पाठ्यक्रम बोल रहे हैं, कहीं पर पाठ्यचर्या बोल रहे हैं, मतलब हम सामान्यता बोल रहे हैं कि हाँ जनरली कह रहे हैं कि पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन जब आपका क्वेश्चन आए तो आपको पाठ्यचर्या एक्सेप्ट करनी है कि ये जो है एक व्यापक, ठीक है, एक व्यापक पद है। तो पाठ्यक्रम की प्रकृति, पाठ्यचर्या की प्रकृति लचीली होती है। लचीली का मतलब क्या है, ठीक है, जिसको झुकाया जा सके। मतलब वही है कि पाठ्यचर्या में समय के साथ साथ विषय जुड़ते भी हैं और घटते भी हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि केवल जुड़ जाएं, ठीक है। तो जिनकी आवश्यकता नहीं होती वो विषय हटा दिए जाते हैं। तो हम जानते हैं कि पाठ्यक्रम गत्यात्मक प्रकृति का होता है, गतिशील प्रकृति का होता है, जिसका कार्य क्या है, किसी भी देश की संस्कृति में समय के साथ साथ होने वाले परिवर्तनों से लिया जाता है। यहाँ से निष्कर्ष निकलता है कि पाठ्यक्रम में संशोधन किया जा सकता है। जब पाठ्यक्रम में संशोधन किया जा सकता है, तात्पर्य तो ये है कि पाठ्यक्रम लचीली प्रकृति का होता है, ठीक है। लचीली का मतलब क्या होता है कि जिसको आप बदल सकें। अगला है कि पाठ्यक्रम की प्रकृति परिवर्तनशील होती है। तो सब वही बात है, निकल कर जो हमारा पॉइंट है वो केवल यही निकल कर आएगा। लेकिन आपको थ्योरी समझनी है कि पाठ्यक्रम की प्रकृति परिवर्तनशील होती है। तो प्राचीन पाठ्यक्रम में आध्यात्मिकता पर अधिक जोर दिया जाता था, परंतु कालांतर में जैसे जैसे समय गुजरता गया, शिक्षा में तकनीकी पाठ्यक्रम का महत्व अनुभव किया गया, जिससे क्या हुआ, पाठ्यक्रम में परिवर्तन करके वैज्ञानिकता पर जोर दिया गया, और आज के युग में पाठ्यक्रम विज्ञान आधारित ही है। इस प्रकार पाठ्यक्रम में समय के साथ साथ परिवर्तन होते रहे, अतः पाठ्यक्रम परिवर्तनशील प्रकृति रखता है। अब इसके बाद बात करते हैं जो हमारी सेकेंड हेडिंग है यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत, मूल एवं छिपी पाठ्यचर्या, कोर एंड हिडन कैरिकुलम। ये आपकी यूनिट फर्स्ट में मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका यही है कि मूल एवं छिपी पाठ्यचर्या,
कोर एंड हिडन करिकुलम। आपको जो टर्म्स हैं वो अंग्रेजी में याद रखनी है, ठीक है, इंग्लिश में याद रखनी है पदों को। जैसे मूल है, हिंदी में आपको लिखा मिलेगा कहीं पर प्रमुख पाठ्यचर्या, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या, कई नामों से मिल जाएगी। जैसे छिपी पाठ्यचर्या, तो ये आपको प्रछन्न पाठ्यचर्या के रूप में भी मिलेगी। लेकिन इंग्लिश में आपको कोर एंड हिडन केवल 2 ही वर्ड मिलेंगे। तो आपको प्रेफर करना है इंग्लिश को, टर्म्स को, कि कोर एंड हिडन करिकुलम। अब सबसे पहले हम बात करते हैं मूल पाठ्यचर्या की, कोर करिकुलम। तो कोर करिकुलम में हम क्या कहते हैं कि वही बात है जो हमारी पाठ्यचर्या है, जो हमारी दैनिक जीवन में होती है, जो हमारी सामान्यता है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, जो भी विद्यालय और विश्वविद्यालय हैं, ठीक है, उनमें जो होती है सामान्यता, उसे हम क्या कहते हैं, कोर करिकुलम कहते हैं, मूल पाठ्यचर्या कहते हैं। तो मूल पाठ्यचर्या को सामान्य पाठ्यचर्या भी कहते हैं। जो सामान्यता होती है वह पाठ्यचर्या जिसमें कुछ विषय तो अनिवार्य होते हैं तथा अन्य विषय ऐच्छिक होते हैं, ठीक है। और अनिवार्य विषय प्रत्येक बालक के लिए अनिवार्य होते हैं तथा ऐच्छिक विषयों के चुनाव के लिए बालक अपनी व्यक्तिगत रुचियों तथा क्षमताओं के आधार पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं। जैसे हम 12th क्लास में जाते हैं तो हमें सेलेक्ट करने का पूरा हक होता है कि पीसीएम लेंगे या पीसीबी लेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ सब्जेक्ट कंपलसरी होते हैं जो कि सभी के लिए हैं, जैसे हिंदी है तो सभी के लिए होती है। तो ये तो हमारी मूल पाठ्यचर्या है जो हमारी विद्यालयों में चलती है, सामान्यता। मूल पाठ्यचर्या अमेरिका की देन है, ठीक है, ये एक पॉइंट है कि हाँ मूल पाठ्यचर्या किसकी देन है, तो अमेरिका की। मूल पाठ्यचर्या में निम्न विषय शामिल होते हैं जो हमारे सामान्यता होते हैं कि भाषा हो गया, गणित हो गया, विज्ञान हो गया, कला, संगीत, स्वास्थ्य, सामाजिक शिक्षा। इसके अलावा मूल पाठ्यचर्या की विशेषताएं। तो मूल पाठ्यचर्या की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। पहली विशेषता है कि मूल पाठ्यचर्या सर्वाधिक प्रचलित पाठ्यचर्या के रूप में जानी जाती है, क्योंकि जो सामान्यता जो हमारी पाठ्यचर्या है वही तो मूल पाठ्यचर्या है। अब जब आप छिपी पाठ्यचर्या पढ़ेंगे तब आप समझेंगे कि यहाँ छिपी क्या है, ठीक है। तो इस पाठ्यचर्या के द्वारा ही बालक को विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है। सेकेंड पॉइंट है कि इस पाठ्यचर्या के द्वारा ही बालक को विभिन्न विषयों का ज्ञान होता है। जो हमारी कॉलेजेज में कैरिकुलम होता है, जो हमारा पाठ्यक्रम होता है, उसी के द्वारा तो ये हमें सब पढ़ाया जाता है। तो सिंपल सी बात है, उसी के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त होगा। और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित होने के कारण इस पाठ्यचर्या को बाल केंद्रित पाठ्यचर्या भी कहते हैं, ठीक है, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम भी कहते हैं, पाठ्यचर्या भी कहते हैं। अगली विशेषता क्या है, इस पाठ्यचर्या के द्वारा अध्ययन अध्यापन के साथ ही शिक्षक तथा शिक्षार्थी के मध्य अत्यंत संबंध जो है बहुत ही घनिष्ठ हो जाते हैं। आप किसी भी क्लास से निकल आए हैं तो आपके टीचर के साथ बहुत ही अच्छे रिश्ते हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जैसे ही निकले आपको टीचर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन टीचर ने आपको केवल और केवल पढ़ाने का कार्य किया, लेकिन फिर भी हम उनके साथ जुड़ जाते हैं अपने, ठीक है। अगली विशेषता क्या है कि इसमें समय चक्र लचीला होता है। लचीला से मतलब ये है कि जिसमें परिवर्तन किया जा सके। नेक्स्ट बात करते हैं छिपी पाठ्यचर्या की, हिडन करिकुलम। तो जो हमारी कोर करिकुलम मूल पाठ्यचर्या के अलावा जो कुछ भी हम सीखते हैं वो सब आता है छिपी पाठ्यचर्या के अंतर्गत। हम विद्यालय में गए तो हमें शिक्षकों के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, ठीक है। बाहर हम किसी व्यक्ति के साथ कैसे बिहेव करते हैं, शिक्षक के साथ कैसे करते हैं, अपने सहयोगियों के साथ कैसे बिहेव करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सब आता है छिपी पाठ्यचर्या के अंतर्गत कि सहयोगी हैं उनके साथ सही से बिहेव करो, जो हमारे अध्यापक गण हैं, ठीक है, उनके साथ सम्मान से पेश आओ। तो ये सब हमारा है छिपी पाठ्यचर्या। ऐसा लिखा नहीं होता कि आपको अध्यापकों का सम्मान करना अनिवार्य है, तो इसे प्रछन्न पाठ्यचर्या भी कहते हैं। और छिपी पाठ्यचर्या से तात्पर्य उस पाठ्यचर्या से होता है जो विद्यालय को अनौपचारिक, ठीक है, अनौपचारिक रूप से, अलिखित रूप से अव्यक्त शिक्षा के विभिन्न दृष्टिकोणों से माध्यम की जाती है, जो व्यक्त नहीं की जाती। कहीं पर आपको बताया नहीं जाता है कि आपको ये करना ही है, लेकिन जो हमारी मूल पाठ्यचर्या होती है उसमें बताया जाता है कि आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने ही पढ़ने हैं। छिपी पाठ्यचर्या द्वारा विद्यार्थियों में सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक गुणों का समावेश किया जाता है। छिपी पाठ्यचर्या द्वारा ही बालक को इस बात का ज्ञान होता है कि किस प्रकार बालक को अपने साथियों, शिक्षकों आदि से व्यवहार करना है। अब हम छिपी पाठ्यचर्या की विशेषताओं की बात करें तो इसके द्वारा छात्रों में सामाजिकता, नैतिकता आदि का विकास किया जाता है। इसके अलावा इसी के द्वारा छात्रों को इस योग्य बनाया जाता है कि वे समस्त मानवता के गुणों को स्वयं में
समाहित कर सकें। देखो टीचर का कार्य केवल और केवल यही नहीं होता है पढ़ाना, केवल और केवल पढ़ाने नहीं होता, इसके अलावा वो अपने छात्र को हर तरह से प्रिपेयर करता है, ठीक है, उसका सर्वांगीण विकास करता है, उसको समाज में किस तरह से रहना है, उसका नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, सांवेगिक विकास, एक अच्छे टीचर का ये दायित्व होता है। तीसरी विशेषता क्या है कि छात्रों को विद्यालय एवं राज्य राष्ट्र की संस्कृति से अवगत कराना, ठीक है, तो ये सब टीचर हमें बताते ही हैं। तीसरा जो अब हमारी यूनिट फर्स्ट में तीसरी टॉपिक है कि पाठ्यक्रम विकास के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम। 4 घटक होते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव, कंटेंट एंड लर्नर एक्सपीरियंस एंड एवेल्यूएशन सिस्टम, मतलब लक्ष्य और हमारा विषय वस्तु। इसके अलावा जो थर्ड है लर्नर एक्सपीरियंस, यानी कि अधिगमकर्ता जो हमारा शिक्षार्थी है उसके अनुभव, और लास्ट में हम करते हैं मूल्यांकन। तो पाठ्यक्रम विकास के 4 घटक होते हैं, ये पॉइंट है, इसको पकड़ो। अब आपको थ्योरी कैसे आती है, ठीक है, तो सबसे पहले तो भूमिका रखेंगे कि शैक्षिक प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए पाठ्यक्रम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये शिक्षक तथा शिक्षार्थी के मध्य एक सेतु बनाता है, ब्रिज का कार्य करता है, और पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय निम्न तथ्यों को ध्यान में रखा जाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पाठ्यक्रम के विकास के घटक। मतलब पाठ्यक्रम का आप विकास कैसे करेंगे, ठीक है, जिनको आपको टॉपिक्स को ध्यान में रखना है उन्हें हम क्या कहेंगे, पाठ्यक्रम के घटक कहेंगे। सबसे पहला घटक आ जाता है लक्ष्य, दूसरा विषय वस्तु, तीसरा अधिगमकर्ता के अनुभव, चौथा है मूल्यांकन, ठीक है। अब एक एक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला घटक है लक्ष्य, एम्स। मतलब यही है कि आप पाठ्यक्रम बना रहे हैं, ठीक है, तो आपका लक्ष्य क्या है, किस सोच से आप बना रहे हैं। जैसे हमें पाठ्यक्रम बनाना है तो ये लक्ष्य निर्धारित करना पड़ता है कि बच्चे उसको पढ़कर किस लक्ष्य तक पहुंचेंगे, ठीक है, किस हद तक उन्हें सफलता मिलेगी। तो पाठ्यक्रम का प्रथम घटक लक्ष्य है, अतः पाठ्यचर्या को प्रभावी पूर्ण बनाने के लिए, ठीक है, सर्वप्रथम पाठ्यक्रम निर्माण के लिए लक्ष्यों को सुनिश्चित करना होता है, ठीक है। देखो आप कहीं पर पाठ्यक्रम लिखा है, कहीं पर पाठ्यचर्या लिखा है, तो ये सिंपली बात कर रहे हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कहीं पर पाठ्यक्रम हो गया, कहीं पर पाठ्यचर्या हो गया। B.S. ब्लूम ने अपने शैक्षिक लक्ष्यों को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि शैक्षिक लक्ष्य केवल मंजिल ही नहीं जिसकी ओर से पाठ्यक्रम को आकार दिया जाता है और शिक्षण को निर्देशन दिया जाता है, वरन वे लक्ष्य भी हैं जो मूल्यांकन प्रवृत्ति की रचना एवं प्रयोग के लिए विस्तृत विशिष्टीकरण प्रदान करते हैं। लक्ष्यों के निर्धारण के लिए निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। कौन कौन सी बातें हैं कि लक्ष्यों में विशिष्टता होनी चाहिए, जो हम लक्ष्य चूज कर रहे हैं वो विशिष्ट होना चाहिए। पाठ्यक्रम के लक्ष्य किसी निश्चित ध्येय, निश्चित मंजिल से संबंधित होने चाहिए, ठीक है। जो हम पाठ्यक्रम बना रहे हैं जब तक वो लक्ष्य से संबंधित नहीं होगा, मंजिल से जुड़ा नहीं होगा, ठीक है। जैसे हम पाठ्यक्रम बना रहे हैं, किसी का भी टीचर का बना रहे हैं, लेकिन उसमें हमने बहुत सारे जो और विषय होते हैं, ठीक है, उनको डाल दिया, जो हमारा कोई भी दूसरी परीक्षा का उसमें सिलेबस इंक्लूड कर दिया, तो ये नहीं। ध्येय मंजिल को हमें ध्यान में रखना होता है कि हम किसके लिए बना रहे हैं। तो टीचर वाले में ऐसे विषय होने चाहिए जो उसको पढ़ाते वक्त जिनकी ज़रूरत होती है। लक्ष्य यथार्थ रूप से प्राप्त होने चाहिए। अब लक्ष्य इतना बढ़ा चढ़ाकर भी नहीं रखना चाहिए कि उसको प्राप्त ना किया जा सके, तो प्राप्त होने चाहिए। ऐसे नहीं होने चाहिए कि जो मात्र कल्पना ही बनकर रह जाएं। नेक्स्ट है लक्ष्यों में जवाबदेही होनी चाहिए, जिससे ये पता चल सके कि अधिगमकर्ता क्या करने में समर्थ हैं, यानी कि जो आपने लक्ष्य बनाया वो अधिगमकर्ता उसको पाने में समर्थ हैं भी या नहीं, तो जवाबदेही होनी चाहिए। जो दूसरा है विषय वस्तु, ठीक है, पाठ्यचर्या के घटक में दूसरा क्या है, विषय वस्तु, कंटेंट। तो पाठ्यक्रम विकास का दूसरा घटक है विषय वस्तु, अतः पाठ्यक्रम का विकास करते समय विषय वस्तु को निम्न तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए। आपने यहाँ पर 3 टर्म पढ़े हैं, ठीक है, विषय वस्तु, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या। तो विषय वस्तु का क्या मतलब है, जैसे हमारे यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट की हम यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर देख रहे हैं, विषय वस्तु देख रहे हैं, हम कंटेंट तैयार करके लाए हैं, ठीक है। लेकिन सिलेबस जो हमारा पाठ्यक्रम है तो वो हो जाएगा कि फर्स्ट पेपर का सिलेबस है, ठीक है, या पूरे बीएड का सिलेबस है। लेकिन जब हम पाठ्यचर्या की बात करते हैं तो उसमें हमारे सिलेबस के साथ साथ वो सभी क्रियाएं आ जाती हैं कि हमें टीचिंग करना है, ठीक है, या जो भी हम पाठ्यसेगामी क्रियाएं करते हैं वो सब हमारी आ जाती हैं
पाठ्यक्रम के व्यापक अर्थ में या हम कहें पाठ्यचर्या में। तो इनको आपको तीनों को ध्यान में रखना है, पाठ्य वस्तु, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या, कंटेंट, ठीक है, सिलेबस एंड करिकुलम। वस्तु के निम्न तथ्यों को, पाठ्य वस्तु को जब हम तैयार करते हैं तो निम्न तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए, निम्न तथ्यों को ध्यान में रखकर पाठ्य वस्तु तैयार करनी चाहिए। तो ऐसी है से पहला है पर्याप्तता, ठीक है, सेल्फ सफिशियंस। तो पाठ्यक्रम हेतु विषय वस्तु स्वयं में पर्याप्त होनी चाहिए, जिसके लिए चाहिए कि चयनित विषय सार्थक, स्वयं में पर्याप्त एवं मितव्ययी हो, ताकि कम शैक्षिक संसाधनों तथा शैक्षिक प्रयत्नों के द्वारा ही शिक्षार्थी अधिक लाभान्वित हो। जो पाठ्यक्रम बनाया जाए, ठीक है, वो स्व प्राप्त हो। मतलब क्या है कि जिसमें विद्यार्थी को कम मेहनत, कम संसाधन यूज करते हुए भी वो अपने लक्ष्य को आसानी से पा सके। दूसरा है सार्थकता, सिग्निफिकेंस। तो जो हमारी विषय वस्तु है वो सार्थक होनी चाहिए, ठीक है। विषय वस्तु के चयन के समय सर्वप्रथम विषय वस्तु की सार्थकता को ध्यान में रखना चाहिए। विषय वस्तु ऐसी होनी चाहिए जो अधिगम के तीनों क्षेत्रों, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक कौशलों को विकसित करे, ठीक है, सार्थक होनी चाहिए। अगला है वैधता। तो जो हमारी पाठ्य वस्तु है, ठीक है, जो हमारा कंटेंट है वो वैध होना चाहिए। मतलब क्या है कि पाठ्यक्रम के लिए चयनित विषय वस्तु वैध होनी चाहिए। जो भी तथ्य एवं अधिगम अनुभव पाठ्यक्रम की विषय वस्तु में संविष्ट किए जाएं, समाहित किए जाएं, वे वैध हों, उनमें कोई व्यवधान ना हो, कोई दुविधा ना पड़े, ठीक है। इसके अलावा रुचिकर। तो रुचि तो बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी आप सब्जेक्ट मैटर अगर बच्चे को पढ़ा रहे हैं, वो उसमें रुचि नहीं ले रहा है तो उसका तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इंटरेस्टिंग, जो भी हम सब्जेक्ट मैटर प्रोवाइड कर रहे हैं, चयनित विषय वस्तु रुचिकर होनी चाहिए। और शिक्षार्थी किसी विषय वस्तु को तभी पढ़ते हैं जब उसमें उन्हें रुचि हो, ठीक है। उबाऊ विषय वस्तु सामान्यतः क्या होती है, उपेक्षित होती है, उसकी उपेक्षा की जाती है, उसको हटाया जाता है, उसको निग्लेक्ट किया जाता है। तीसरा जो कंपोनेंट है, अधिगमकर्ता के अनुभव, एक्सपीरियंसेस ऑफ लर्नर। तो जब हम पाठ्यक्रम बनाते हैं तो हमें अधिगमकर्ता के अनुभव का मतलब क्या है कि जो बच्चे के लिए हम जिसके लिए पाठ्यक्रम बना रहे हैं उसकी योग्यता क्या है। ऐसा बच्चा छोटा सा है, हम उसमें बहुत सारे कठिन कठिन क्वेश्चंस डाल दें, मतलब क्या है, वो तो बेचारा पागल हो जाएगा। तो अधिगमकर्ता के अनुभवों को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो इसमें हम क्या बात करते हैं, अनुभव पाठ्यक्रम विकास का तीसरा घटक है। किसका अनुभव, अधिगमकर्ता का अनुभव, ठीक है। और पाठ्यक्रम निर्माता को अधिगमकर्ता के अनुभवों को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम का विकास करना चाहिए। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम अधिगमकर्ता के स्तर का होना चाहिए, जिससे अधिगमकर्ता मतलब शिक्षार्थी उसमें अपनी रुचि दिखाए, ठीक है। छोटा बच्चा है तो उसमें आपको चित्रों के माध्यम से बहुत ही सरल सरल चीज़ें रखनी है, उस पर पहले से ही इतना लोड रखेंगे तो वो तो पागल होना स्वाभाविक है। अब चौथा है पाठ्यक्रम विकास का घटक, ठीक है, मूल्यांकन, इवेल्युएशन। मतलब जब हमने पाठ्यक्रम पूरी तरह से तैयार कर लिया, अब उसका मूल्यांकन भी तो जरूरी है कि हाँ जो पाठ्यक्रम बना है वो सही है या नहीं, किस हद तक सही है। तो ये पाठ्यक्रम विकास का अंतिम घटक है। और पाठ्यक्रम मूल्यांकन करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। क्या, गुणवत्ता। मूल्यांकन करते समय हमें पाठ्यक्रम में वही विषय वस्तु समाहित करनी चाहिए जो गुणवत्तापूर्ण हो, ठीक है, क्वालिटी हो जिसमें। तीसरा आ जाएगा मूल्यांकन में वैधता। तो विषय वस्तु की वैधता की जांच की जानी चाहिए कि विषय वस्तु वैध है या नहीं। जो विषय वस्तु वैध हो उसी को पाठ्यक्रम में समाहित किया जाए। तो विषय वस्तु में उन्हीं अनुभवों तथ्यों को समाहित किया जाए जो वैध हों। इसके अलावा व्यावहारिकता, ठीक है, व्यापकता, वस्तुनिष्ठता, ये सब आपको आप जो है इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो पाठ्यक्रम में विषय वस्तु रखी गई है तो वो व्यवहारिक होनी चाहिए, जो सामान्यतः जीवन में उपयोगी हो, ठीक है। व्यापकता उसमें होनी चाहिए, मतलब ऐसा ही नहीं है कि केवल आप उसका सर्वांगीण बच्चे का विकास हो, इसीलिए व्यापकता होना जरूरी है, वस्तुनिष्ठता होना जरूरी है। अब इसके बाद जो है चौथा आपका टॉपिक आता है यूनिट फर्स्ट में, प्रभावी शिक्षण में पाठ्यक्रम की भूमिका, रोल ऑफ करिकुलम इन इफेक्टिव टीचिंग। आपका लॉन्ग आंसर टाइप में अगर ये आता है कि प्रभावी शिक्षण में पाठ्यक्रम की भूमिका बताइए, ठीक है, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में, तब आपको कैसे लिखना है, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले तो क्या बात करते हैं कि प्रभावी शिक्षण में पाठ्यक्रम की भूमिका। सबसे पहले बात करेंगे शिक्षण क्या है, ठीक है। इसके अलावा
पाठ्यक्रम क्या है, फिर उसके बाद बात कर देते हैं पाठ्यक्रम में प्रभावी शिक्षण में पाठ्यक्रम की भूमिका। हमारा जो आंसर है वो लॉन्ग आंसर टाइप में हो जाएगा। लॉन्ग आंसर टाइप में यही तरीका है कि सबसे पहले तो आप शिक्षण को डिस्कस कर दें, टीचिंग क्या है, उसके बाद पाठ्यक्रम को कर दें और उसके बाद प्रभावी शिक्षण में पाठ्यक्रम की भूमिका को आप एक्सप्लेन कर दें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षण का अर्थ, मीनिंग ऑफ टीचिंग। इसमें हम क्या कहते हैं कि शिक्षक जो हमारा शिक्षण है, ठीक है, यहाँ पर शिक्षण होगा। शिक्षण एक द्विमार्गी प्रक्रिया है। द्विमार्गी मतलब जिसमें दो ध्रुव होते हैं, शिक्षक और शिक्षार्थी। तो जिसमें शिक्षक अपने भाव विचारों को शिक्षार्थी तक पहुंचाता है। और शिक्षण का अर्थ क्या होता है? पढ़ाना, ज्ञान देना अथवा शिक्षा देना। ये शिक्षक तथा शिक्षार्थी के मध्य होने वाली अंतःक्रिया है और इस अंतःक्रिया का माध्यम क्या होता है? पाठ्य वस्तु। जो इंटरेक्शन होती है वो किस पर होती है? उसका टॉपिक तो यही होता है जो हमारी पाठ्य वस्तु है, ठीक है, जो हमारा कंटेंट है, जो सब्जेक्ट मैटर है। अब हम बात करते हैं शिक्षण की परिभाषाओं की, डिफिनेशंस ऑफ टीचिंग। तो टीचिंग, वर्टन ने कहा है, अकॉर्डिंग टू वर्टन, उन्होंने कहा है कि शिक्षण सीखने के लिए प्रेरणा, पथ प्रदर्शन, पथ निर्देशन एवं प्रोत्साहन है। वर्टन ने शिक्षण की परिभाषा क्या दी है कि शिक्षण सीखने के लिए प्रेरणा, पथ प्रदर्शन, पथ निर्देशन एवं प्रोत्साहन है। दूसरी परिभाषा है बीओ स्मिथ। तो बीओ स्मिथ, अकॉर्डिंग टू बीओ स्मिथ, इन्होंने कहा है कि शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। अगली परिभाषा है रेबर्न के अनुसार। तो रेबर्न ने कहा है कि शिक्षा में 3 केंद्र बिंदु होते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी तथा पाठ्य वस्तु। और शिक्षण इन तीनों में स्थापित किया जाने वाला संबंध है। शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, त्रिमुखी प्रक्रिया है, ठीक है। ये अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने, अलग अलग शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अपने अनुसार कहा है। तो रेबर्न ने कहा है कि शिक्षा में 3 केंद्र बिंदु होते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी तथा पाठ्यक्रम। शिक्षण इन तीनों में संबंध स्थापित किया जाने वाला एक संबंध है। शिक्षक और शिक्षार्थी पाठ्यक्रम के मध्य एक जो संबंध है उसको हम क्या कहते हैं? शिक्षण कहते हैं। अब बात करते हैं शिक्षण की विशेषताओं की। तो अभी हम शिक्षण के ही बारे में बात कर रहे हैं, उसके अलावा हम कैरिकुलम के बारे में भी बात करते हैं। उसके बाद बात करेंगे कि प्रभावी शिक्षण में, ठीक है, एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है। तो शिक्षण की विशेषताएं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। जो टीचिंग है उसमें क्या होना चाहिए? अधिगम्य सहायक, ठीक है। जो भी हम पढ़ा रहे हैं तो अधिगम्य सहायक होना चाहिए, ठीक है। या छात्रों का व्यवहार परिवर्तन। तो व्यवहार परिवर्तन ही क्या है? शिक्षा है। व्यवहार में आना है, हुआ परिवर्तन, मतलब व्यवहार के माध्यम से अगर व्यवहार में परिवर्तन आता है, यही तो हमारा सीखना है, यही तो अधिगम है, यही तो हमारी शिक्षा है। तो छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन आता है शिक्षण में। तो शिक्षण की एक विशेषता है। कौशल क्षमता का विकास होता है, सामाजिक परिवर्तन आता है, कोई भी परिवर्तन हो, क्योंकि व्यवहार में आया परिवर्तन ही शिक्षा है। तो अनुकूलन में सहायक, जब भी हमें कुछ सिखाया जाता है, ठीक है, एडजस्टमेंट, अनुकूलन में सहायक होता है शिक्षण। या बेहतर संबंधों का निर्माण करना। तो शिक्षण के माध्यम से हम बेहतर संबंधों का निर्माण भी कर सकते हैं, क्योंकि अनुकूलन कर सकते हैं। अनुकूलन का मतलब ही क्या है कि बेहतर संबंधों का निर्माण। किसी के साथ आप अगर एडजस्ट है ना, अनुकूलित हैं, तो डेफिनेटली आपके बेहतर संबंध होंगे। अब जो है शिक्षण की प्रकृति, नेचर ऑफ टीचिंग। तो शिक्षण की प्रकृति क्या है? 6 पॉइंट्स इसमें हमने लिखे हैं। आपको केवल आइडिया लेना है कि हमें पॉइंट्स कैसे लिखने हैं। शिक्षण एक स्व उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। स्व उद्देश्य मतलब हम शिक्षण दे रहे हैं तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होगा, एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, ठीक है। तो शिक्षण एक स्व उद्देश्य प्रक्रिया है। और शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है, ठीक है। इसमें जो हमारा विकास होता है किसी भी ज्ञान का। और शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, त्रिमुखी प्रक्रिया है, जिसमें 3 ध्रुव होते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्य वस्तु, पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या कह सकते हैं। नेक्स्ट है शिक्षण एक निर्देशन की प्रक्रिया है। निर्देशन का मतलब क्या होता है? जो हमारा शिक्षक है वो शिक्षार्थी को निर्देशन देता है, तो यही तो हमारी शिक्षण है। शिक्षण एक अंतःक्रिया है, ठीक है, जो कि शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य होती है, जिसमें बीच में पाठ्यक्रम एक सेतु का कार्य करता है, एक ब्रिज का कार्य करता है। शिक्षण मनुष्य को समायोजन योग्य बनाता है, क्योंकि शिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन आता है, ठीक है। अब बात करते हैं शिक्षण की आवश्यकता क्या है।
तो नीड ऑफ टीचिंग, छात्रों को ज्ञान प्रदान करने हेतु, सूचनाएं प्रदान करने हेतु, विद्यार्थियों की मनोवृत्ति में परिवर्तन हेतु और छात्रों का व्यवहार परिवर्तन हेतु, कौशल एवं क्षमता का विकास हेतु। मतलब यही है कि मोटिव यही है कि आपको लॉन्ग में कैसे जाना है, ठीक है, लॉन्ग में कैसे हेडिंग्स बनानी है, केवल यही देखो। अब इसके बाद जो है प्रभावी शिक्षण में पाठ्यचर्या की भूमिका, हमारी जो मेन हेडिंग थी वही तो यही थी कि प्रभावी शिक्षण में जो चौथी हेडिंग थी यूनिट फर्स्ट में, प्रभावी शिक्षण में पाठ्यचर्या की भूमिका। अब हम आए हैं अपने टॉपिक पर। अभी तक हमने बात किसकी की है, शिक्षण की। इसके अलावा हम पाठ्यचर्या की भी बात कर सकते हैं, लेकिन पाठ्यचर्या की यहाँ पर हमने बात इसलिए नहीं की, जो हमारी अगली 5वीं हेडिंग है उसमें हम पाठ्यचर्या की बात करेंगे, ठीक है। तो उसको भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हमारा मतलब ये है कि हमारा क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, शॉर्ट में पूछा गया तो ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना है, लॉन्ग में है तो उसको ज़्यादा शॉर्ट नहीं करना है, ठीक है। तो एक प्रभावी पाठ्यचर्या शिक्षकों, छात्रों, प्रशंसकों तथा उनके हितधारकों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षण से संबंधित ज्ञान तथा संरचना प्रदान करती है, जिसकी प्रभावी शिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। पाठ्यचर्या के प्रयोग तथा पथ प्रदर्शन के द्वारा ही शिक्षक प्रभावी शिक्षण तथा छात्र अधिगम उपलब्धियों को प्राप्त करने में सफल होते हैं। प्रभावी शिक्षण में पाठ्यचर्या की भूमिका को हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। प्रभावी शिक्षण में एक पाठ्यचर्या की क्या भूमिका होती है, इसको हम निम्न पॉइंट्स में समझते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि पाठ्यचर्या शैक्षिक कार्यक्रम हेतु एक प्रभावी शैक्षिक संरचना प्रदान करती है। शिक्षक तथा छात्र इन्हीं के आधार पर अपने अंतिम लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं। पाठ्यचर्या एक दौड़ है, ठीक है, जिस पर शिक्षक जो शिक्षार्थी है वो दौड़ता रहता है और दोनों अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं। पाठ्यचर्या प्रभावी शिक्षण हेतु उपयुक्त विधियों, उपागमों एवं रणनीतियों को जो प्रस्तुत करती है, ठीक है। तो पाठ्यचर्या के अंतर्गत बहुत ही शिक्षण की प्रभावी विधियाँ हमें बताई जाती हैं। पाठ्यचर्या प्रभावी शिक्षण हेतु नियोजन उपकरणों का प्रयोग का अवसर प्रदान करती है। जो हमारे आधुनिक उपकरण हैं, ठीक है, तो पाठ्यचर्या उनको प्रयोग करने का हमें सुझाव देती है, अवसर प्रदान करती है। अगला है पाठ्यचर्या छात्रों को स्वतंत्र अधिगम के साथ साथ उनमें प्रबंधन कौशल का विकास करती है। पाठ्यचर्या शिक्षकों को कक्षा का समय का प्रभावी उपयोग, जटिल मुद्दों की समीक्षा तथा उन पर प्रश्न पूछने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करती है। इसके अलावा शिक्षक पाठ्यचर्या का उपयोग कौशलों का चुनाव करने तथा शिक्षण सामग्री को शिक्षण से पूर्व तैयार करने में करता है। एक अच्छी पाठ्यचर्या कमजोर शिक्षक को शिक्षण शैली में सहायता प्रदान करती है। ये आप कुछ जो प्रभावी शिक्षण में पाठ्यचर्या की भूमिका है, पाठ्यचर्या की जो सहायता है, उसको आप लिख सकते हैं ऐसे पॉइंट बना के। आपको केवल समझना है कि कैसे हमें पॉइंट्स बनाने हैं और हमें कैसे लिखना है। बीएड में आपको रटना नहीं है, केवल आपको पॉइंट्स पकड़ने हैं कि हाँ कैसे लिखा जाता है। अब इसके बाद जो है यूनिट फर्स्ट में हमारी 5वीं और लास्ट हेडिंग है कि रोल ऑफ टीचर इन करिकुलम डेवलपमेंट, पाठ्यचर्या विकास में शिक्षक की भूमिका, ठीक है। लॉन्ग आंसर टाइप में आपका क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ये वाला सपोज। तब आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो पाठ्यचर्या आप लिखेंगे, उसके बाद शिक्षक के बारे में लिखेंगे, उसके बाद पाठ्यचर्या विकास में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। शॉर्ट में आ गया, तब आपको शॉर्ट इससे लॉन्ग से शॉर्ट कैसे करना है इतना तो आपको एटलीस्ट आइडिया हो गई, ठीक है। मतलब हम थोड़ा कम कम लिख सकते हैं। तो शिक्षक एवं पाठ्यचर्या, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, शिक्षक और पाठ्यचर्या की। अलग अलग भी कर सकते हैं, पाठ्यचर्या अलग और शिक्षक की बात अलग कर लें। उसके बाद पाठ्यचर्या विकास में शिक्षक की भूमिका कर लें। तो शिक्षक एवं पाठ्यचर्या, टीचिंग एंड करिकुलम, क्या कहते हैं कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है और शिक्षक समाज का अभिन्न अंग है। शिक्षक जो है एक सामाजिक प्राणी है, समाज में ही रहता है ना। तो शिक्षक समाज का अभिन्न अंग है, इसलिए किसी शैक्षिक कार्यक्रम की सफलता या असफलता शिक्षक पर निर्भर करती है। और पाठ्यक्रम शिक्षक के लिए अपने विचारों को बालकों तक पहुंचाने का माध्यम होती है। जो पाठ्यचर्या हमारी होती है, जो पाठ्यक्रम होता है, शिक्षक को अपने लक्ष्य का ज्ञान तथा उद्देश्यों का सही निर्धारण करने में सक्षम होना चाहिए। इसके अलावा हम क्या बात कर सकते हैं कि शिक्षण में, एक अच्छे शिक्षण में क्या क्या गुण होने चाहिए। होते तो बहुत ही कम है, होने क्या क्या चाहिए, क्वालिटीज ऑफ टीचर। तो सबसे पहला गुण क्या है, सामाजिकता।
शिक्षक में सामाजिकता का गुण होना चाहिए, क्योंकि समाज का हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि आप शिक्षक बन गए आपको किसी से बात ही नहीं करनी है, अरे हम तो शिक्षक हो गए, हम नॉर्मल इंसान से बात नहीं करेंगे। तो सामाजिकता का गुण होना चाहिए। धैर्य एवं सहनशीलता, कोई बच्चा अगर गलत काम करता है तो हमें धैर्य रखना चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको कूट दिया जरा सी बात पर, ठीक है। तो बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। अच्छा शिक्षक बाल मनोविज्ञान का ज्ञाता होता है, क्योंकि उसे बालकों को पढ़ाना है, तो बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा असंप्रदायिकता और जातिगत निरपेक्षता, ऐसा नहीं है कि आप उसको पढ़ा रहे हैं तो मतलब अपने छात्रों में सांप्रदायिक भावना उत्पन्न ना करें, ठीक है। जातिगत निरपेक्षता ना करें, कोई भी किसी भी जाति धर्म का है तो उनमें भेदभाव ना करें, ये एक अच्छे शिक्षक के गुण हैं। समय पाबंद होना चाहिए कोई भी शिक्षक, ऐसा नहीं है कि बेल लगी उसके जो है घंटा निकलने को आ गया, उसके बाद क्या हुआ लास्ट 15 मिनट में आए, तो ये नहीं होना चाहिए। शिक्षक समय पाबंद होना चाहिए। आशावादी दृष्टिकोण, आशावादी दृष्टिकोण का मतलब क्या है, कोई बच्चा अगर अच्छा रिजल्ट पास नहीं करना है तो उसको डिमोटिवेट नहीं करना है, ठीक है, उसको मोटिवेट करना है कि बच्चा इस सिंगल सीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। एक जो आपकी एक साधारण सा पेपर आपका फ्यूचर नहीं डिसाइड कर सकता है, ठीक है। तो आशावादी दृष्टिकोण होना चाहिए। नवीन तकनीकी का ज्ञान, एक शिक्षक को, अच्छे शिक्षक को नवीन तकनीकी का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब हम समाज के साथ नहीं चलते, ठीक है, समय के साथ नहीं चलते, तो डेफिनेटली हम पीछे होते ही हैं। तकनीकी का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जब आप अपडेट रहेंगे तकनीकी से, तब आप कोई भी नई नई तकनीकी आती हैं तो उनको हमें जानना चाहिए। इसके अलावा एक कुशल वक्ता, तो टीचर कुशल वक्ता ना हो ऐसा तो बेकार ही है, क्योंकि टीचर को पढ़ाना है, ठीक है, उसको मतलब बकना है, ठीक है, वक्ता होना चाहिए, बोलना है उसको। एक अच्छा टीचर अच्छा कुशल वक्ता होता है। शिक्षक, जिसमें शिक्षा, ठीक है, जब हम शिक्षक की बात करते हैं तो शिक्षक क्या है, शिष्ट, क्षम्य और कर्तव्यनिष्ठ। सामान्यता शिक्षक शिष्ट होना चाहिए, क्षम्य होना चाहिए, मतलब किसी को भी क्षमा कर सके, कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, अपने कर्तव्य को निर्वहन करें। तो टॉपिक हमारा क्या था कि पाठ्यचर्या विकास में शिक्षक की क्या क्या भूमिका हो सकती है, क्या क्या भूमिका होती है। तो शिक्षक के महत्व को कई शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अपने तरीकों से व्यक्त किया है। प्रसिद्ध शिक्षाविद नेल्सन ने क्या कहा है कि शिक्षा किसी भी योजना में अध्यापक को केंद्रीय स्थान देता हूँ मैं, मतलब शिक्षा की किसी भी योजना में मैं अध्यापक को केंद्रीय स्थान देता है, क्योंकि शिक्षक क्या होता है, अध्यापक क्या होता है, बच्चों का मार्गदर्शक होता है, ठीक है, बच्चे उसको अपना आदर्श मानते हैं, तो इसीलिए इन्होंने कहा मैं उसको केंद्रीय स्थान देता हूँ। ये कथन पूर्णतः सत्य है, क्योंकि शैक्षणिक प्रक्रिया के मुख्य संचालक के रूप में अध्यापक का स्थान निश्चित रूप से केंद्र में है। अध्यापक मात्र अपने मौखिक शब्दों के द्वारा ही नहीं, अपितु रुचि, अरुचि, आचार विचार, रहन सहन एवं अन्य मानवीय तत्वों के माध्यम से छात्रों पर प्रभाव डालता है। जॉन एडम्स ने कहा है कि शिक्षकों को मनुष्य का निर्माणकर्ता कहा जाता है, जो समाज की प्रगति तथा उन्नति के लिए उत्तरदायी होते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा है शिक्षकों को, कि अध्यापक उस दीपक की तरह है जो स्वयं जलकर संसार को प्रकाशित करता है। मतलब शिक्षक हमेशा अपना जलता रहता है, उसे कोई दुनिया के ऐश्वर्य से मतलब नहीं है, ठीक है, वो बेचारा मेहनत करता रहता है। तो अध्यापक उस दीपक की तरह है जो स्वयं तो जलता है संसार को, लेकिन संसार को प्रकाशित करता है, ठीक है। तो अध्यापक उस दीपक की तरह है जो स्वयं जलकर संसार को प्रकाशित करता है। पाठ्यचर्या विकास के लिए एक शिक्षक में निम्न गुण होने चाहिए। शिक्षक की निष्पक्षता, शिक्षक के अनुभव, ऐसे ही आप गुण लिख सकते हैं कि शिक्षक की निष्पक्षता, शिक्षक कोई भी व्यवहार कर रहा है उसमें निष्पक्षता नहीं होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसके अलावा शिक्षक के अनुभव, तो पाठ्यचर्या के विकास में शिक्षक के गुण हैं, ठीक है। तो निष्पक्षता का मतलब क्या है कि पाठ्यचर्या जब विकास की जाए तो उसमें निष्पक्षता नहीं होनी चाहिए, मतलब किसी भी जाति धर्म समूह का के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए पाठ्यचर्या में। इसके अलावा शिक्षक के अनुभव, पाठ्यचर्या विकास के समय शिक्षक अनुभवपूर्ण होने चाहिए। शिक्षक की योग्यता एवं ज्ञान, ठीक है, शिक्षक
योग्य होना चाहिए और उसको जो भी पाठ्यचर्या का विकास वो कर रहा है उसका उसे ज्ञान होना चाहिए, उस विषय में ज्ञाता होना चाहिए, हम कह सकते हैं। इसी तरह प्रजातांत्रिक विचारधारा, लोकतांत्रिक विचारधारा, इसमें भी वही बात करते हैं। किसी भी विशेष जाति धर्म समूह से उसे ऐसी पाठ्यचर्या नहीं बनानी चाहिए जो किसी को टारगेट करे, ठीक है, किसी को पीछे रखे मतलब। इसी तरह सामाजिक आवश्यकताओं का ज्ञान, तो पाठ्यचर्या का विकास ऐसे किया जाना चाहिए जिससे हमारी सामाजिक आवश्यकताएं पूरी हो सकें, ठीक है। जो हमारे ऐसी शिक्षा होनी चाहिए, ऐसी पाठ्यचर्या में ज्ञान होना चाहिए जो हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग आए। छात्रों की शैक्षिक योग्यता का ज्ञान, वही बात है कि पाठ्यचर्या विकास में छात्रों की शैक्षिक योग्यता का मतलब ये है कि छात्र किस हद तक समझ सकते हैं, इस बात का हमें ध्यान रखकर ही पाठ्यचर्या का विकास किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपकी पूरी यूनिट फर्स्ट समाप्त होती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।